अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी से होने वाले इब्तिदाई सीज़ फायर के बाद मुतादिद बार ऐसा लगा कि मुज़ाकराती अमल किसी नतीजे के इंतहाई करीब पहुंच चुका है। दोनों फरीक अहम निकात और फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और बस ऐलान होना बाकी रह गया है। लेकिन फिर आखिरी लम्हात में मस्बत पेश रफ्त की उम्मीद डेडलॉक या कन्फ्यूजन में तब्दील हो जाती, और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात और अमरीकी फ़ौज के इक़दामात मुआहदे के हवाले से कन्फ्यूजन बढ़ा रहे हैं, और कल रात को तो जंग दोबारा शुरू होने के खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जो अब भी दूर नहीं हुए हैं। और गुज़िश्ता रात के अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने ना सिर्फ अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, बल्कि जवाब देने की धमकी भी दे दी है। साथ ही मुज़ाकरात के हवाले से भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि कतर में जारी मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त हो गई है। कल एक ऐसे वक्त में कि जब ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात इंतहाई अहम मोड़ पर पहुंच चुके थे और दुनिया की नज़रें फ़ौजी इक़दामात पर नहीं बल्कि मुज़ाकराती अमल पर टिकी हुई थी और ईरानी मुज़ाकराती टीम कतर में मौजूद थी, तो अमरीकी फ़ौज ने ईरान के शहर बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। गुज़िश्ता रात ईरान की पासदारान इन्क़िलाब ने बयान जारी किया कि ईरान के साहिली शहर बंदर अब्बास में धमाके सुने गए हैं, ताहम ये मालूम नहीं हो सका है कि धमाके किस वजह से हुए थे। इसके बाद अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने इन हमलों को तस्लीम करते हुए दावा कर दिया कि जनूबी ईरान पर किए गए ये हमले दिफाई कार्रवाई थी, जिनका मकसद ईरानी हमलों के ख़तरे से अमरीकी फ़ौजियों को बचाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने अपने बयान में कहा कि इन हमलों में मिसाइल लॉन्च करने के मकामात और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करने वाली ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। बयान के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम सीज़ फायर के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करने के साथ साथ अपनी अफवाज का दिफा जारी रखे हुए है, जबकि एक सीनियर अमरीकी फ़ौजी ओहदेदार ने कहा कि ईरान के सरफेस टू एयर मिसाइल से इन दर्जनों अमरीकी जंगी तैयारों और तकरीबन 2 दर्जन बहरी जहाज़ों को ख़तरा था, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके एस्कॉर्ट वेसल शामिल हैं। अमरीका के ये तैयारे और बहरी जहाज़ खलीज ओमान और बहरा अरब में या उनके करीब मौजूद हैं और ईरान की बंदरगाहों में दाखिल होने या वहाँ से निकलने वाली कश्तियों की नाकाबंदी कर रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के ओहदेदार ने मज़ीद कहा कि अमरीकी हमले बंदर अब्बास के करीब किए गए थे, जो एक बड़ी बंदरगाह और ईरानी नेवी का बेस है। अमरीकी फ़ौज के इन हमलों के हवाले से ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की पासदारान इन्क़िलाब ने अपने बयान में कहा है कि अमरीकी दहशतगर्द फ़ौज ने ख़ित्ते में अपनी मुदाखलत पसंदाना मुहिम जोई और जारहाना रवैये को जारी रखा हुआ है। खलीज फ़ारस में ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की गई है। ईरानी अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। इसी तरह अमरीकी फ़ौज के F-35 स्टेल्थ जेट और एक RQ-4 ड्रोन ने भी ईरानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, मगर ईरान के जवाबी हमलों की वजह से ये दोनों ईरानी फ़िज़ाई हुदूद से वापस जाने पर मजबूर हो गए। पासदारान इन्क़िलाब ने अपने बयान में खबरदार किया कि अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा और ईरान इसे अपना कानूनी और जायज़ हक समझता है। इसके अलावा ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुर्मुज़गान के सूबे में जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान इन जारहाना और बिलाजवाज़ इक़दामात के नतीजे में पैदा होने वाले तमाम नताइज के लिए अमरीकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता है और सीज़ फायर की इस खिलाफ वर्जी का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अब्बुल फजल शिकारची ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि अमेरिका या इसराइल की जानिब से किसी भी नए हमले का ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई तबाहकुन होगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई में सरप्राइज टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएंगी और ये कार्रवाइयाँ पहले के तनाज़ात के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद होंगी। अब्बुल फजल शिकारची ने मज़ीद कहा कि ईरान जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और ईरान के दुश्मनों को हैरानकुन इक़दामात और नई हिकमत अमली देखने को मिलेगी। अगर जंग का एक और मरहला शुरू हुआ तो ईरान के हमले पिछली 2 जंगों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा शदीद और भारी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका ईरान की तेल की बरामदात रोकेगा तो ईरान भी खित्ते से तेल की फराहमी रोक देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या इसराइल ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर भी निशाना बनेगा। जनरल शिकारची ने मजीद कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर मजबूत कंट्रोल बरकरार रखेगा। इस पूरी सूरत हाल में आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का हज के मौके पर पैगाम सामने आया है। वो खुद तो इस दफ़ा भी अवामी सतह पर सामने नहीं आए हैं, ना ही उनकी ऑडियो जारी की गई है। ताहम एक दफ़ा फिर
ईरानी मीडिया में उनका तहरीरी बयान चलाया गया है जिसमें सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने मुस्लिम ममालिक को नए रीजनल ऑर्डर की तश्कील की दावत दी कि अमरीकी दौर अब ख़त्म हो चुका है। मुज्तबा खामनाई के पैगाम के मुताबिक मुस्लिम ममालिक एक ऐसे तारीखी मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां इलाकाई हक़ाइक़ गैर मामूली हद तक बदल चुके हैं और अमरीकी फ़ौजी असर सूख मुसलसल कम हो रहा है। वक्त अब पीछे नहीं मुड़ेगा और ख़ित्ते की अक़वाम और सरजमीन अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगी। मुज्तबा खामनाई ने मज़ीद कहा कि अमरीका के पास अपनी फितना अंगेज़ कार्रवाइयों और ख़ित्ते में फ़ौजी अड्डे कायम करने के लिए अब कोई सेफ हैवन नहीं रहेगा और मुस्तकबिल मुस्लिम उम्मा और नई इस्लामी तहजीब का है। पैगाम में मज़ीद कहा गया है कि ईरान हालिया जंग में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों और हमलों के ज़रिए सहयूनी हुकूमत को बेबस करने, अमरीका को सख्त जवाब देने और ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के दुश्मन के मकसद को नाकाम बनाने में कामयाब रहा। ताहम इस तनाव की सूरत हाल में सदर ट्रंप के बयानात भी कन्फ्यूजन में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हफ्ते को उन्होंने ही उम्मीद दिलाई कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अब आखिरी मरहले में हैं और जल्द मुआहदा हो जाएगा और इसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने ही अपने बयानात के ज़रिए फौरी मुआहदे के इम्कानात को महदूद कर दिया। और अब एक और बयान में ट्रंप ने मुज़ाकरात के सबसे नाजुक और मुश्किल मसले पर कुछ लचक दिखा दी है, क्योंकि अमरीका का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि ईरान अपना यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे। मगर अब ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अफजूदा यूरेनियम या तो फौरी तौर पर अमरीका के हवाले कर दिया जाएगा ताकि उसे अमरीका लाकर तबाह कर दिया जाए, या फिर यह मुनासिब होगा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मिलकर और इसकी निगरानी में इस मवाद को वहीं पर या किसी और काबिल कबूल मकाम पर तबाह कर दिया जाए, जबकि एटमी तवानाई कमीशन या इस जैसा कोई इदारा इस अमल और वाक़े का गवाह होगा। इसके अलावा मुज़ाकरात के सिलसिले में कल ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती कतर पहुँचे थे। ताहम ईरानी मीडिया के मुताबिक बाक़िर कालिबाफ आज ईरान वापस पहुँच गए हैं, जबकि इन्हीं मुज़ाकरात के हवाले से ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम ने अपनी खबर में बताया है कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से मुतालबा कर रहे हैं कि 14 निकाती MOU यानी मुफाहमती याददाश्त का ऐलान होते ही ईरान के मुंजमद 24 अरब डॉलर्स में से आधे यानी 12 अरब डॉलर्स फौरी तौर पर जारी कर दिए जाए, जबकि बाकी रकम 60 दिन के अंदर फराहम की जाए। इसी तरह एक और ईरानी खबर रसा इदारे फास्ट न्यूज़ ने बाखबर ज़राए का हवाला देकर लिखा है कि ईरान के मुंजमद फंड्स मिलने तक बातचीत मुमकिन नहीं है। ईरान और अमरीका के दरमियान आखिरी संजीदा इख्तिलाफ ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के तरीक़ाकार से मुताल्लिक है और इस मसले को कतर की सालिसी और कोशिशों के जरिए हल किया जा रहा है। खबर के मुताबिक अमरीका पहले इस मामले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से पीछे हट गया था, लेकिन ईरान ने वाज़ेह किया कि जब तक तयशुदा रकम ईरान को फराहम नहीं की जाती तो कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। और अब बिलाखिर कतर में होने वाले मुज़ाकरात में इस मसले के हल के हवाले से पेशरफ्त हुई है। ताहम ईरान की मुज़ाकराती टीम अमरीका की वादा खिलाफियों की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए इन यकीन दहानियों को हतमी नहीं समझती और बार बार ये कह चुकी है कि ईरान तमाम मुमकिन ऑप्शंस के लिए तैयार है। इस दौरान अमरीकी मीडिया और अमरीकी हुकाम की जानिब से भी मुज़ाकरात के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि इख्तिलाफात ख़त्म करने में मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि कुछ मामलात में इख्तिलाफात ख़त्म करने में कुछ दिन लगेंगे। The straits need to be open, unimpeded, without tolls, and obviously that needs to happen immediately as soon as anything's agreed to. Well, look, I think our position is well stated. The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think that, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one. इसी तरह अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सालिसों का हवाला देकर अपनी खबर में बताया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के मुआहदे की जानिब पेशरफ्त पीर के दिन सुस्त पड़ गई थी, क्योंकि दोनों फरीक ईरान के जौहरी प्रोग्राम और ईरान को माली रिलीफ देने से मुताल्लिक निकात पर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। मुआहदे की इब्तिदाई खबरों के सामने आने के बाद ट्रंप को अपनी जमात के हॉकिश मेंबर्स यानी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ रखने वाले अरकान की तनकीद का सामना करना पड़ा, जिन्हें खदशा था कि ये मुआहदा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल सकता है, ईरानी हुकूमत पर माली दबाव कम कर सकता है और इस मुआहदे से ईरान का जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सालिसों ने बताया है कि अमरीका ईरान से उसके जौहरी प्रोग्राम के बारे में पहले ही ज़्यादा वाज़ेह यकीन दहानियाँ चाहता है, जबकि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से पाबंदियों और मुंजमद असासों में नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। सालिसों के मुताबिक अमरीकी हुकाम को खदशा है
कि ईरान कुछ रिलीफ हासिल करने के बाद जौहरी मामलात पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीकैन पर डील के लिए दबाव है। ट्रंप इसलिए यह जंग खत्म करना चाहते हैं क्योंकि यह जंग अमेरिका में गैर मकबूल हो रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अमेरिकी सारिफीन पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब ईरान माली रिलीफ हासिल करना चाहता है क्योंकि जंग और अमेरिकी ब्लॉकेड की वजह से पहले से जारी ईरान का मुआशी बहरान मजीद बढ़ चुका है। सालिसों का भी कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अरब ममालिक जोर दे रहे हैं कि MOU में एक वाज़ेह शिक शामिल की जाए जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाए, जबकि इसराइल को तशवीश है कि अमेरिका ऐसा मुआहदा कर सकता है जो ईरान पर मुआशी और फौजी दबाव कम कर दे लेकिन इसराइल के हाथ बांध दे, खासतौर पर लबनान में ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों के मामले में। रिपोर्ट के मुताबिक एक बाखबर शख्स ने कहा है कि इसराइल अमेरिका में अपने राब्तों के जरिए और मीडिया के जरिए अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि ईरान से ज़्यादा सख्त शराइत और मजीद यकीन दहानियों पर मबनी मुआहदा किया जाए। इसके अलावा अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN ने कतर में जारी मुज़ाकरात के हवाले से अपनी खबर में सोर्स के हवाले से बताया है कि दोहा में ईरान के मुज़ाकराती वफ्द के साथ इंटेंस यानी तनाव से भरपूर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक सिफारती सोर्स ने बताया कि मुज़ाकरात के दौरान जिन मौज़ूआत पर बातचीत हो रही है उनमें ईरान के मुंजमद फंड्स का मामला भी शामिल है, जिसका जिक्र उस MOU यानी मुफाहमती याददाश्त में भी मौजूद है जिस पर इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और यह मामला किसी भी हतमी मुआहदे का हिस्सा होगा। सोर्स के मुताबिक दोहा में जारी ये मुज़ाकरात कतरी सालिसों और ईरानी वफ्द के दरमियान अमेरिका के साथ राब्ते और ताउन के तहत हो रहे हैं। मुज़ाकरात किस जानिब आगे बढ़ रहे हैं, किन बातों पर इख्तिलाफात ख़त्म नहीं हो रहे और गुज़िश्ता रात के अमेरिकी हमलों के बाद मुज़ाकराती अमल पर क्या असरात पड़ेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दोहा से सहाफ़ी उसामा बिन जावेद और इस्लामाबाद से सहाफ़ी कामरान यूसुफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामरान, बात आखिर अटकी कहाँ है? ईरान के फंड्स पर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर, यूरेनियम पर? क्योंकि ऐसा लगता है सदर ट्रंप यूरेनियम के मामले पर तो कुछ कदम पीछे हट रहे हैं, ईरान के फंड्स के हवाले से भी इतलात आ रही हैं, फिर जो चीज़ अनाउंस हो जानी थी वो क्यों नहीं हो पाई है? आई थिंक इसमें जो सबसे जो बड़ी बुनियादी वजह है वो वर्डिंग का भी है कि जो MOU के ऊपर जो एक एग्रीमेंट हुआ था और उसको किस तरीके से अल्फाज में ढाला जाए, एक ये भी बहुत बड़ी वजह बनी है। उसमें जो सबसे बड़ा मामला है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर के है, यानी कि इस मुमकिना जो डील के तहत जो इब्तदाई तौर पर होनी थी उसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को तो रीओपन करना था, लेकिन वो रीओपन किन शराइत के ऊपर होगा, जो अमेरिका है और जो बाकी इसमें सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं वो तो चाहते हैं कि बिल्कुल अनकंडीशनल, यानी कि जो 28 फरवरी से पहले वाली सूरत हाल है उस पर इसको बहाल होना चाहिए। लेकिन ईरान दूसरी तरफ से उसकी लैंग्वेज इस तरीके से MOU के अंदर रखना चाहता है कि उसमें ईरान की जो सॉवरेंटी है ओवर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उसको एक्सेप्ट किया जाए। सिमिलरली जहां तक जौहरी प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है तो उसमें भी जो वाज़े तौर पर अमेरिका है वो एक उसमें डेक्लेरेशन चाहता है ईरान की तरफ से और इसी MOU में वो डेक्लेरेशन चाहता है। लेकिन जो ईरान है वो ये कहता है कि इस मरहले के ऊपर हम जो बातचीत है वो एक तो मुकम्मल जो जंगबंदी है उसके हवाले से करेंगे, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से करेंगे और अगले मरहले में फिर जो न्यूक्लियर इश्यूज है उन पर भी बात हो सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये भी इंटरप्रिटेशन का मामला है कि ईरान की इंटरप्रिटेशन ये है कि जो $24 बिलियन उनके एसेट्स फ्रीज हैं, उनका ये ख्याल है कि जैसे ही ये MOU पर दस्तखत होंगे तो आधे पैसे यानी कि $12 बिलियन जो हैं उनको रिलीज कर दिए जाएंगे और बाकी $12 बिलियन वो मशरूत हैं कि जब एक हतमी मुआहदा होगा ईरान और अमेरिका के दरमियान तो वो उनको रिलीज कर दिए जाएंगे। अब इस नुक्ते के ऊपर भी जो अमेरिका है वो बात मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि जब तक जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम और खास करके जो स्टॉक पाइल ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम का है उसे ईरान अमेरिका या किसी और मुल्क के हवाले नहीं करता तो उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से मामलात जो हैं फंसे हुए हैं। ओवरऑल सेंस ये है कि शायद 95% जो है मामलों के ऊपर इत्तेफाक जरूर है, लेकिन ये जो 5% है शायद ये बहुत बड़ा गैप है जिसको अभी कवर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और सर सारी सूरत हाल में एक चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि शायद मुआहदा होने में टाइम लग जाए मगर जंग दोबारा नहीं शुरू होगी, मगर अब जो हुआ बंदर अब्बास पर अमेरिका की तरफ से हमला किया जाना और ईरान का ये कहना कि हम जवाब देंगे, लगता है कि दोबारा जंग का खतरा भी बढ़ सकता है सारी सूरत हाल में। देखें जो अमरीकी फौज या सेंटकॉम का इसके हवाले से जो मौक़िफ़ है, जो कल रात
उनकी तरफ से जो उन्होंने कहा कि कार्रवाई की, जो उन्होंने ईरान की कुछ बोट्स को निशाना बनाया क्योंकि उनके ख्याल में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस वगैरह बिछा रहे थे। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि ये अमेरिका की तरफ से एक डिफेंसिव मेजर था, यानी कि ये ऑफेंसिव मेजर नहीं था, और उनके ख्याल में इसकी वजह से जो जंगबंदी दोनों मुल्कों के दरमियान पाकिस्तान के तवस्सुत से हुई थी वो अपनी जगह पे बरकरार है। ईरान का दूसरी तरफ से मोहतात रद्द-ए-अमल है, उनके सुप्रीम लीडर का भी बयान सामने आया है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया है कि ईरान ये हक महफूज रखता है कि वो जवाब देगा। अभी तक उस तरीके से जवाब सामने नहीं आया। मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वाइल ये कंसर्निंग डेवलपमेंट जरूर है, उससे जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है वो अंडरमाइन हो सकता है, लेकिन दोनों जो फरीकैन हैं और उसमें जो मीडिएटर्स भी इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि कोई भी इस तरह का जो इंसिडेंट है वो इस तरह का इंसिडेंट ना बन जाए कि जिससे पूरी जो जंगबंदी है वो खतरे में पड़ जाए और एक ऑल आउट वॉर शुरू हो जाए। अभी तक की जो इंडिकेशन है, आई थिंक जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है उसको थोड़ा झटका जरूर लगा है, बट मेरा ख्याल है कि अभी भी तमाम जो फरीकैन हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो इब्तदाई डील है वो हो जाए। और ये जो पिछले 24 घंटे में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, स्टिल ये तवक्को की जा रही है कि शायद ये बहुत बड़े पैमाने पर दोबारा हॉस्टिलिटीज की तरफ बात नहीं जाएगी। बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ इस हवाले से दे रहे थे। दोहा से हमारे साथ उसामा बिन जावेद मौजूद हैं। दोहा मरकज़ बना हुआ है, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ईरानी वफ़द दोहा में मौजूद था, उनके गवर्नर स्टेट बैंक भी गए, जिसकी वजह से ये खबरें आ रही थी कि ईरान के कितने फंड्स रिलीज़ किए जाएंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। उसामा, दोहा मरकज़ बना हुआ है, ईरानी वफ़द भी वहाँ आया, उम्मीद की जा रही थी कोई डेवलपमेंट होगी, मगर क्या हुआ है, क्या अंदर की खबर है? क्या मामला तय नहीं पा सके हैं? इंटेंस बहुत वहाँ पर मुज़ाकरात हुए हैं, ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हमें जो ज़राए से मालूमात मिली है उनका यही कहना है कि मामला एक क्रिटिकल फेज में दाखिल हो चुके हैं, जिसमें यकीनन दोनों जानिब से किसी किस्म की लचक दिखाने की जरूरत पड़ेगी। ये मामला चूंकि अब जैसे जैसे तूल पकड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो अमन के खाहा लोग नहीं हैं उनकी बातों को वजन मिलता जा रहा है। आपने देखा कि पिछले 24 घंटों के दौरान अमेरिका का एक ड्रोन ईरानियों का कहना है कि उन्होंने मार गिराया, अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि उन्होंने ईरानी जो है वो अहदाफ को निशाना बनाया। तो इस वजह से मालूम ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें सरकती हुई महसूस हो रही है कि ये जो जंगबंदी है ये किस कदर देर पर रह पाएगी। मामला अभी तक कतर में भी जो है वो बात वहीं पर फंसी हुई है कि आबना होर्मुज का कंट्रोल क्या होगा, उसके खदोखाल कैसे होंगे, और उसके अलावा ईरान का जो न्यूक्लियर मवाद है जिसकी अमेरिका को बड़ी शदीद तशवीश है उस पर, और अमेरिका चाहता है कि वो ईरान से निकाल दिया जाए। ईरान अभी तक इस बात पे राजी नहीं है कि वो ईरान उसको अपने मुल्क से निकाल देगा। हमने जो बातें सुनी है उनके मुताबिक ईरान ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि वो अफजूदगी में कमी तो ले आएगा लेकिन उस मवाद को अपने पास ही रखेगा। आया ये बात अमेरिका के लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए, इस खित्ते के लिए काबिल कबूल होती है नहीं, इस पर बात रुकी हुई है। और मालूम यही होता है कि अभी तक हम देख रहे हैं कि एक पेंडुलम की सी कैफियत है कि आप एक तरफ करीब आ जाते हैं डील के और फिर किसी छोटी सी बात पे, छोटे से जुमले पे जो है वो उससे बहुत दूर चले जाते हैं। और इस वजह से हमने, क्योंकि हम पिछले कई हफ्तों से यही बात कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रेशर है अमेरिका में भी और खित्ते में भी उन लोगों का जो अमन नहीं चाहते। तो इस वजह से जहाँ पे भी छोटी सी भी उन्हें जगह मिलती है और वो वहाँ पे कोशिश करते हैं एक तो सबोताज कर दिया जाए। मतलब और ज़रा 24 अरब डॉलर्स के जो फंड्स हैं, ट्रंप बहुत ज़्यादा तनकीद करते रहे ओबामा पर कि जिन्होंने ईरान को फंड्स दे दिए, ईरान ने उससे अपनी जो फौजी सलाहियत है वो बढ़ा ली। अब ये खबरें आ रही है कि जो कतर में मामलात हो रहे थे उसमें 24 अरब डॉलर्स वो मांग रहे हैं, जिसमें से 12 अरब डॉलर्स फौरी तौर पर मांग रहे हैं। अगर ईरान कुछ बातों पर मान जाता है तो ये फंड्स वाला मामला आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी दोहा में मौजूद थे। जी देखिए, इस पर जो है कतरी हुकूमत की तरफ से एक वजाहत फौरी आ गई थी कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि जो 12 अरब डॉलर जो है वो दे दिए जाएंगे और इसलिए वो ईरान को आमादा कर लेंगे, इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल में ये एक बड़ा मुआहदा है जिसके तहत न सिर्फ ईरान के फंड जो है वो जाहिर है कतरी हुकूमत की तहवील में तो हो सकते हैं लेकिन कतरी हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, और इसी वजह से उसको एक बड़े मुआहदे का हिस्सा होना है। और वो जब मुआहदा होगा उस पर बातचीत तय हो पाएगी, उस पर अमेरिका की तरफ से आमादगी दायर की जाएगी कि इस फंड को रिलीज कर दिया जाए। अब उसमें सबसे बड़ी रुकावट ये है कि चूंकि सदर ट्रंप जो है वो अपने आप को एक ऐसी जगह ले जा चुके हैं जिसमें पिछली दफे जो JCPOA जो ईरान न्यूक्लियर डील 2015 में साइन की गई थी उस पर उन्होंने काफी ओबामा की तमाम लोगों को नक्कू भी बनाया और उस पर काफी तनकीद भी की और अभी तक जारी है उनकी तनकीद। लेकिन मामला जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद किसी न किसी
तरीके से जिसमें अमेरिका बराह रास्त मुलव्वस ना हो। ईरान को पैसे यकीनन मिल तो सकते हैं, लेकिन उससे बड़े बड़े मामला जो हैं वो आपना हरमुज जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ईरान इस पर लचक दिखाने को तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि वो ओमान को तो शामिल कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है वो किसी की दखल अंदाजी कबूल नहीं करेगा। अमेरिका के लिए और इस खत्ते के लिए ये काबिल कबूल नहीं है। और ये भी याद रखिए कि न सिर्फ ये मामला इस वक्त जंग बंदी का है और इस जंग को फैलने से रोकना का है, बल्कि इस खत्ते में बशमूल पाकिस्तान ये तशवीश भी पाई जाती है कि इस खत्ते में आइंदा आने वाले 5 से 10 सालों का खदोखाल क्या होगा अगर ईरान जो है इसी तरह इजाज़तदारी रखता है और जब जी चाहे जिससे पैसे ले सकता है। तो इस पर भी इन ममालिक में बशमूल पाकिस्तान तशवीश पाई जाती है कि आखिर वो कैसा मैकेनिज्म होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो, जिस पे ईरान को मुकम्मल इजारादारी हासिल ना हो, जिसमें बाकी इस खत्ते के तमाम ममालिक का भी किसी न किसी से उस मैकेनिज्म में हिस्सा हो। तो इस वजह से आपना हरमुज एक गालिबन एक सबसे बड़ा मसला है जो इस वक्त तक अटका हुआ है। उसमें किसी भी किस्म की पेशरफ्त के बाद बाकी जो तमाम फरूरी चीजें हैं उनके पे मुआहदा होना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसमें बशमूल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी, क्योंकि आपको याद रहे पिछले 1 साल से लेकर अब तक ईरान ने अब किसी भी किस्म के सेंट्रीफ्यूजेस को स्पिन नहीं किया है। उसकी न्यूक्लियर रिसर्च और ये तमाम लैब जो है उनको शदीद नुकसान पहुंच चुका है। तो आपना हरमुज और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नथी हो चुके हैं और इस वक्त अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द उसको किसी किस्म का नतीजा मिल जाए। और ईरान की पूरी कोशिश ये है कि वो अमेरिका की जल्दबाजी में जितनी बेहतर डील हो सके वो अपने लिए हासिल करे। बहुत शुक्रिया और जावेद तफसीलात। इस सारी सूरत हाल में अब खुद ये तज्जिए हो रहे हैं कि क्या अमेरिका के अपने इत्तेहादी भी और बाकी दुनिया भी ट्रंप की इन गलतियों की वजह से पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की तरफ देखेगी कि इसके बाद आगे क्या करना है। तज्जिया आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। ईरान जंग की नाकामी और ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत पर खुद अमरीकी मीडिया में तबसरे हो रहे हैं। अब अमरीका ईरान में जंग हारने के नताइज को रिवर्स या कंट्रोल नहीं कर सकता। इस उन्वान के साथ अमरीकी जरीदे द अटलांटिक के लिए अमरीकी कॉलम निगार रॉबर्ट कैगन ने गुज़िश्ता दिनों लिखा कि ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि किसी तनाज़े में अमरीका को कभी ऐसी मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त का सामना हुआ हो जिसका स्ट्रेटेजिक नुकसान ना तो पूरा किया जा सके और ना ही नज़रअंदाज किया जा सके। पर्ल हार्बर, फिलिपाइन और दूसरी जंग अजीम के इब्तिदाई महीनों में होने वाले तबाहकुन नुकसानात बाद में पलट दिए गए। वियतनाम और अफगानिस्तान में शिकस्तें महंगी ज़रूर थीं, लेकिन उन शिकस्तों ने आलमी सतह पर अमरीका की मजबूरी पोजीशन को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुंचाया था, क्योंकि वो आलमी ताकतों के मरकज़ी मुहाज़ों से दूर थीं। जबकि इराक़ में भी इब्तिदाई नाकामी को हिकमत अमली में तब्दीली के ज़रिए काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था, जिसके नतीजे में इराक़ निस्बतन मुस्तहकम और अपने हमसायों के लिए कम ख़तरनाक हो गया था और अमरीका खित्ते में गालिब रहा था। मगर ईरान के साथ मौजूदा तसादुम में शिकस्त बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की होगी। इसे ना तो दुरुस्त किया जा सकेगा और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकेगा, और ना तो पहले जैसी सूरत हाल की तरफ वापसी मुमकिन होगी और ना ही अमरीका की कोई हतमी फतह इस नुकसान की तलाफ़ी कर सकेगी, क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उस तरह खुली नहीं रहेगी जैसे पहले खुली थी। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल के साथ ईरान खित्ते में और दुनिया के अहम किरदारों में से एक बनकर उभरता है। इसी तरह ईरान के इत्तेहादियों चीन और रूस का किरदार मजबूत हो जाएगा, जबकि अमेरिका का किरदार नुमाया तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। जंग के हामियों के बार बार दावों के बरक्स ये तनाज़ा अमेरिका की ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक ऐसे अमेरिका को जाहिर करता है जो नाकाबिल एतमाद है और अपने ही शुरू किए गए काम को मुकम्मल करने की सलाहियत नहीं रखता। इसके नतीजे में दुनिया भर में एक सिलसिलावार रद्द अमल शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोस्त और दुश्मन सब अमेरिका की नाकामी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। सदर ट्रंप अक्सर ये बात करते हैं कि किसके पास कार्ड्स हैं, लेकिन ये वाजे नहीं कि अब उनके पास कोई मजबूत कार्ड बाकी रह गया है या नहीं। अमेरिका और इसराइल ने 37 दिन तक ईरान पर शदीद हमले किए, जिनमें मुल्क की क़यादत का बड़ा हिस्सा मारा गया और ईरान की फौजी सलाहियत का ज़्यादातर हिस्सा तबाह कर दिया गया। लेकिन ना तो ईरान की हुकूमत गिराई जा सकी और ना ही ईरान से कोई मामूली सी रियायत हासिल की जा सकी। ट्रंप ने ईरान पर हमले इसलिए नहीं रोके थे क्योंकि वो बोर हो गए थे, बल्कि इसलिए रोके थे क्योंकि ईरान खित्ते की अहम तेल और गैस की तंसीबात को निशाना बना रहा था। फैसला कुन मोड़ 18 मार्च को आया, जब इसराइल ने ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड पर बमबारी कर दी
और ईरान ने जवाब में कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस एक्सपोर्टिंग प्लांट है, जिससे प्रोडक्शन को ऐसा नुकसान पहुंचा जो ठीक होने में बरसों लग जाएंगे। ट्रंप ने इसके बाद ईरान की एनर्जी तंसीबात पर मजीद हमलों को रोकने का ऐलान कर दिया और फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया। हालांकि ईरान ने कोई भी रियायत नहीं दी थी और खतरे का वो हिसाब जो 1 माह पहले ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर गया था, वो अब भी बरकरार है। सिर्फ चंद कामयाब हमले खित्ते के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को बरसों बल्कि दहाइयों के लिए मफलूज कर सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका एक तवील मुआशी बहरान में जा सकता है। रॉबर्ट कैगन ने मजीद लिखा है कि अगर ये चेकमेट यानी मुकम्मल शिकस्त नहीं तो इसके करीब ज़रूर है, क्योंकि ईरानी रेजीम के खात्मे की उम्मीद एक मजबूत हिकमत अमली नहीं, ख़ास तौर पर कि जब ये रेजीम पहले ही बार बार फौजी और मुआशी दबाव बर्दाश्त कर चुका हो। ईरानी रेजीम कल गिर सकता है, 6 माह बाद भी गिर सकता है, या शायद बिल्कुल भी ना गिरे, मगर ट्रंप के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इंतज़ार करे। ट्रंप को जल्द अज जल्द कोई हल दरकार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी भी हल की कीमत जो अमली तौर पर मुकम्मल शिकस्त के सिवा कुछ ना हो, इतने बड़े खतरात रखती है कि ट्रंप अब तक उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हुए। जब तक अमेरिका मुकम्मल ज़मीनी और बहरी जंग के लिए तैयार ना हो ताकि ईरानी हुकूमत को हटाया जाए और फिर वहाँ एक नई हुकूमत कायम होने तक कब्ज़ा बरकरार रखा जाए, जब तक अमेरिका इस बात के लिए तैयार ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत करते हुए अपने जंगी जहाज़ों के नुकसान का खतरा मोल ले, और जब तक अमेरिका ईरान के मुमकिन जवाबी हमलों से खित्ते की मईशत को पहुँचने वाले तवील मुद्दती नुकसान को कबूल करने के लिए तैयार ना हो, तब तक मौजूदा सूरत हाल से निकल जाना ही शायद कम नुकसानदेह रास्ता लगता है। सियासी तौर पर भी ट्रंप ये समझ सकते हैं कि वो एक बड़ी तवील और महंगी जंग के मुकाबले में शिकस्त के साथ बेहतर तौर पर निपट सकते हैं, क्योंकि वो तवील जंग भी नाकामी पर ख़त्म हो सकती है। इसलिए आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका की शिकस्त ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि इसका ज़्यादा इम्कान नज़र आता है। लोग ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंद ग्रुप्स में तकसीम की बात करते हैं, लेकिन एतदाल पसंद भी ये समझते हैं कि ईरान किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, चाहे उसे कितना ही अच्छा मुआहदा क्यों ना मिल जाए। एक वजह यह भी है कि ट्रंप के साथ किसी भी मुआहदे पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ईरानी इस बात का यकीन नहीं कर सकते कि ट्रंप किसी मुआहदे के बाद भी चंद माह बाद दोबारा हमला करने का फैसला नहीं कर लेंगे। ईरानी ये भी जानते हैं कि इसराइल दोबारा हमला कर सकता है, क्योंकि वो जब अपने मफादात को खतरे में समझता है तो खुद को रोकने का पाबंद नहीं समझता, और इसराइल के मफादात को खतरा लाहक होगा। जैसा कि कई ईरानी माहिरीन ने निशानदही की है, ईरान का मौजूदा निज़ाम इस बहरान के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर निकल सकता है, क्योंकि इस निज़ाम ने न सिर्फ अपनी मुमकिन जौहरी सलाहियत बरकरार रखी है बल्कि एक और ज़्यादा मौसर हथियार भी हासिल कर लिया है, और वो हथियार है तवानाई की आलमी मंडी को यरगमाल बनाने की सलाहियत। और जब ईरानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की बात करते हैं तो उनका मतलब अब भी यही होता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान ना सिर्फ गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल कर सकेगा बल्कि ये भी तय कर सकेगा कि किन ममालिक के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर कोई मुल्क ईरान के हुक्मरानों के खिलाफ रवैया अख्तियार करेगा तो वो सिर्फ उसके बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त सुस्त करके या धमकी देकर उसे सजा दे सकेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग के नताइज से मुताल्लिक द अटलांटिक में शाया तज्जिये में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को बंद करने या कंट्रोल करने की ताकत को ईरान के जौहरी प्रोग्राम की नज़रियाती ताकत से भी कहीं ज़्यादा फौरी और मौसर बताया गया है। यानी ट्रंप ने ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म करने के लिए जंग शुरू की, मगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सूरत में जौहरी हथियार से भी ज़्यादा मौसर और ख़तरनाक हथियार ईरान के हवाले कर दिया। तज्जिये के मुताबिक यह हथियार ईरानी क़यादत को इस काबिल बना देगा कि वो ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने और ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए दीगर ममालिक पर दबाव डाल सकें, वरना उन्हें नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसराइल खुद को पहले से ज़्यादा तनहा पाएगा, जबकि ईरान ज़्यादा अमीर, दोबारा मुसल्लह और मुस्तकबिल में जौहरी ऑप्शन बरकरार रखते हुए उभरेगा। हालांकि मुमकिन है कि ईरान इसराइल के लिए ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करना भी मुश्किल बना दे। एक ऐसी दुनिया जहाँ ईरान बहुत से ममालिक की एनर्जी सप्लाई पर असर रखता हो, उस दुनिया में इसराइल को लबनान, गजा या कहीं भी ईरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से रोकने के लिए शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में ताकत का नया तवाज़ुन इलाकाई और आलमी सतह पर असर रसूख में बड़ी तब्दीली का बाइस बनेगा। खित्ते में अमेरिका अपनी बढ़तरी साबित करने में नाकाम नजर आएगा, जिसके नतीजे में खलीजी और दीगर अरब ममालिक को ईरान के साथ समझौता करना पड़ेगा। जैसा कि ईरान के माहिरीन ने हाल ही में लिखा है कि खलीजी अरब मईशतें अमरीकी बालादस्ती के साए में बनी थीं। अगर वो साया और बहरी रास्तों की आज़ादी ख़त्म हो जाए तो खलीजी ममालिक लाजमन ईरान की तरफ रुजू करेंगे, और वो अकेले नहीं होंगे। वो तमाम ममालिक जो खलीज से आने वाली तवानाई पर इन्हिसार करते हैं, उन्हें ईरान के साथ अपने अपने मुआहदे करने होंगे। उनके पास आखिर और रास्ता ही क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिका
अपनी ताकतवर बहरिया के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल नहीं सकता या नहीं खोलता, तो इससे कम सलाहियत रखने वाला कोई भी इत्तेहाद ये काम नहीं कर सकेगा। जंगबंदी के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की निगरानी के लिए बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका कोशिश भी कुछ ज़्यादा मौसर नहीं समझी जा रही। चीन के पास ईरान पर कुछ रसूख जरूर है, लेकिन चीन भी अकेले ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने पर मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिकी कॉलम निगार रॉबर्ट कैगन आखिर में लिखते हैं कि इस तब्दीली का एक असर यह हो सकता है कि बड़ी ताकतों के दरमियान बहरी फौजी दौड़ में इजाफा हो जाए। माजी में चीन समेत दुनिया के ज्यादातर ममालिक इस बात पर इंहिसार करते थे कि अमेरिका ऐसे हंगामी हालात को रोकने और उनसे निमटने का किरदार अदा करेगा, लेकिन अब यूरोप और एशिया के वो ममालिक जो खलीज फारिस के वसाइल तक रसाई पर इंहिसार करते हैं, तवानाई की फराहमी के नुकसान के सामने बेबस नजर आते हैं, जो उनके मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। अब सवाल यह है कि वो कब तक इस सूरत हाल को बर्दाश्त करेंगे और कब अपनी बहरी अफवाज बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ताकि एक ऐसे आलमी निज़ाम में असर रसूख हासिल कर सकें जहां हर मुल्क अपनी बका के लिए खुद जिम्मेदार है। जबकि खलीज में अमरीकी शिकस्त के वसी आलमी असरात भी होंगे। पूरी दुनिया देख सकती है कि सिर्फ चंद हफ्तों की जंग में एक निस्बतन कमजोर ताकत के खिलाफ अमरीकी असलहे के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो गए हैं और फौरी तौर पर उनकी बहाली मुमकिन भी नहीं है। इससे अमरीका की आइंदा बड़ी जंग के लिए तैयारी पर सवालात उठते हैं। ये सवालात मुमकिन है कि चीनी सदर शी जिनपिंग को ताइवान पर हमला करने या रूसी सदर पुतिन को यूरोप के खिलाफ मजीद जारियत पर आमादा कर दें या ना करें, लेकिन कम अज़ कम मशरकी एशिया और यूरोप में अमेरिका के इत्तेहादी ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुस्तकबिल के किसी बहरान में अमेरिका किस हद तक काबिल एतमाद और देरपा साबित होगा। ऐसे में दुनिया पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। खलीज में अमेरिका की कभी गालिब हैसियत इन बड़ी कैजुअल्टीज़ में से एक है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में दीगर मुतालबात के साथ साथ ईरान का यह भी मुतालबा है कि लबनान में भी जंगबंदी हो। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद 17 अप्रैल को इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी हो गई थी, मगर इसराइल मुसलसल इस जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ करता रहा है और अब एक बार फिर मुज़ाकरात के हवाले से मस्बत पेशरफ्त की खबरें सामने आईं तो इसराइल ने कल रात लबनान में मज़ीद शिद्दत के साथ हमले करना शुरू कर दिए और कल रात को इसराइली फोर्सेज ने लबनान में 100 से ज़ायद एहदाफ को निशाना बनाया। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़िश्ता रात इसराइल ने बेका वैली में वाक़े मशगरा गांव को निशाना बनाया। ये इलाका जनूबी लबनान में फ्रंट लाइन से कई किलोमीटर दूर है। इसराइली फोर्सेज ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर कम से कम 10 हमले किए। ये हमले ऐसे इलाके में हुए जहां रिहायशी इमारतें मौजूद थीं और अब तक की इतलात के मुताबिक इन हमलों में 12 से ज़ायद लबनानी शहरी मारे गए हैं और कई अफराद अब भी लापता हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक हालिया हमलों को इसराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ दबाव डालने की कैंपेन समझा जा रहा है ताकि वो ड्रोन्स का इस्तेमाल बंद कर दे जो जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों और शुमाली इसराइल में इसराइली ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। कल रात लबनान में की जाने वाली कार्रवाई के हवाले से इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जनूबी लबनान में IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने रात में हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया है। जनूबी लबनान में 90 से ज़ायद असलहे के ज़खायर, हेडक्वार्टर्स, निगरानी की चौकियों और उन मकामात को निशाना बनाया गया जिन्हें हिजबुल्लाह इसराइली फोर्सेस और शहरियों पर हमले के लिए इस्तेमाल करती है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इतवार को जब अमेरिका और ईरान मुमकिना मुआहदे के करीब थे तो नेतन्याहू ने दावा कर दिया कि सदर ट्रंप के साथ टेलीफोन कॉल पर इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि इसराइल लबनान समेत तमाम मुहाजों पर खतरात का मुकाबला करने का अपना हक बरकरार रखेगा। और फिर नेतन्याहू ने कल रात एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया और कहा कि हम हिजबुल्लाह के साथ हालत जंग में हैं और हम मज़ीद शिद्दत के साथ हमले करेंगे। इसराइली फ़ौज अपना पाँव एक्सीलरेटर से नहीं हटा रही बल्कि एक्सीलरेटर को मज़ीद दबा रही है। नेतन्याहू के इस बयान के बाद इसराइली फ़ौज ने लबनान पर हमलों को तेज़ करने के लिए रिजर्व फौजियों को तलब करना शुरू कर दिया है। इसराइली खबर रसा इदारे कान की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान में अपने ज़मीनी हमले बढ़ाने के लिए फ़ौजियों की मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है और उन फ़ौजियों को भी फौरी तौर पर ड्यूटी पर बुला लिया गया है जिन्हें हाल ही में ड्यूटी से वापस भेजा गया था। साथ ही हिजबुल्लाह भी जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौजियों और इसराइल के शुमाली इलाकों पर हमले कर रही है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि वो उस वक्त तक लड़ाई जारी रखेगी जब तक कि इसराइल अपनी रोज़ाना की फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बंद नहीं कर देता और अपनी फ़ौजें लबनान से वापस नहीं बुला लेता। इसके अलावा इसराइली फ़ौज में नब्तिया के शहरियों को घरों से निकल जाने का कहा है। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च को जंग के आगाज़ से अब तक इसराइली हमलों में 3100 से ज़ायद अफराद शहीद और 9600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।